कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका जो गणित है उसका अध्याय 5 की शुरुआत करेंगे। पाठ का जो नाम है आपका समांतर श्रेणियां है। इसकी एक्सरसाइज पर जाने से पहले अपन जो 5.1 है उस पर जाने से पहले इसका कुछ बेसिक है बच्चों। उस बेसिक को यदि आप कंप्लीट कर लोगे ना तो दावा है कि 5.1 आप एक सवाल कराऊंगा ना तो बाकी सारे सवाल आप कंप्लीट कर लोगे। चलिए तो इसका जो बेसिक है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी को समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 5 सूची बनाई है। अब जो सूची है उसका दूसरा नाम है अनुक्रम। क्या कहते हैं? सूची को अनुक्रम भी कहते हैं। अब बच्चों, ये जो सूची है, क्या ये सूचियां आपकी की सारी सूचियां समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? तो उसको समझने से पहले आपको पहले तो श्रेणी समझना पड़ेगा। समांतर श्रेणी से पहले शब्द क्या है? श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी उसे कहते हैं कि जब किसी भी सूची में पदों को किसी भी नियम के द्वारा लिखा जाए, या बोल सकते हैं अपन कि जब किसी अनुक्रम में, तो देखिए मैंने यहां परिभाषा लिखी है, परिभाषा को लिखोगे समझोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगी। देखिए, जब किसी सूची के पदों को किसी नियम के द्वारा लिख देंगे तो उसे अपन श्रेणी कहेंगे। पर बच्चों, वास्तव में सारी की सारी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर अपन लिखते हैं कि मैंने लिखा यहां पर 1 3, ध्यान दीजिएगा, 1 3, और यहां पर लिख दिया अपन ने 6 के बाद में आ गया आपका 9, और 9 के बाद में आपका जाएगा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में आपका जाएगा 16, और 16 19। अब ये सूची मैंने लिख दी। सूची को ध्यान से देखो। यदि आप इन दोनों पदों को देखोगे, अच्छा, इसमें ये जो प्रत्येक संख्या है, प्रत्येक संख्या आपकी पद कहलाती है। प्रत्येक संख्या पद कहलाती है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो यहां पर देखो, ये जो आगे के जो दो संख्याएं हैं 1 और 3, इनके बीच की जो गैप है वो 1 1 है। देखो ध्यान से। पर यहां पर देखो 3 से 6 के बीच में कितनी गैप आ गई है? मतलब 2 की गैप है। यहाँ पे 2 की गैप है। और यहाँ पर 3 और 6 दोनों के बीच में कितने की गैप है? यहां से यहां तक की 3 की गैप है। देखो, 6 में से 3 घटाओ तो 3 बचेगा, 9 में से 6 घटाओ तो 3 बचेगा। फिर अगला देखिएगा, 11 आया, 9 और 2 11, और 11 और 13, यहाँ पर फिर देखोगे तो 2 की गैप आई। फिर 13 के बाद में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कितने कितने की गैप आई? 3 3 की गैप आई। ठीक है, तो ये श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में का मतलब क्या है? नाम में ही समान अंतर वाली श्रेणी, उसी को अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। तो बच्चों, समांतर श्रेणी वास्तव में क्या है कि जिस श्रेणी में जो बीच की अंतर रहेगा वो अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा टोटल। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि इधर 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसा नहीं आएगा। तो वो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब कुछ इससे संबंधित शब्द ध्यान से देखते हैं, फिर अपने को अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, ये जो प्रत्येक सूची है ये, और ये सूची में संख्याएं हैं। जैसे 100 एक संख्या है, 70 एक संख्या है, 40 एक संख्या है, 10 एक संख्या है। तो इस सूची में जितनी भी संख्याएं हैं वो प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद। तो पद किसे कहेंगे? जो सूची की प्रत्येक संख्या है उसे हम पद कहेंगे। बच्चों, ये रिक्त स्थान में आती है, बेसिक है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। जो सूची की हर एक संख्या रहेगी उसे अपन एक पद कहेंगे। अच्छा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पद को इसे ए से दर्शाया जाता है। यदि हम कहें कि ये जो श्रेणी है इसका प्रथम पद कौन सा है? पहला पद प्रथम पद कहलाएगा।
दूसरा जो पद है वो दूसरा पद कहला जाएगा, तीसरे नंबर पर जो लिखा वो तीसरा पद हो जाएगा, चौथे नंबर पर जो लिखा है वो चौथा पद हो जाएगा। इसलिए जब अपन इनको दर्शाते हैं तो जो पहला पद है, प्रथम पद को हम ए से भी दर्शाएंगे, पर जब हम सूची में लिखेंगे ना, सूची में, तो यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, यानी कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। तो जो पहला पद है उसको अपन या तो ए से दर्शा दो, और जब लिस्ट में करेंगे ना तो अपन क्या लिखेंगे, उसे A1 लिखेंगे। समझ में आ गया। दूसरा जो पद रहेगा, दूसरा पद उसे ए से नहीं दर्शा सकते, उसे हमेशा A2 से ही दर्शाया जाएगा। इसी तरह तीसरा पद जब आएगा तो A3 आ जाएगा। तो पहली चीज समझ में आई आपको, पद क्या है। यदि कोई पूछे आपसे कि पद की परिभाषा बताओ, कि जो सूची है उसकी प्रत्येक संख्या आपकी एक पद कहलाएगी, जिसे अपन ऐसे डोनेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। प्रथम पद को अपन ए या A1 लिख सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। पद तो आपको समझ में आ गया। अब अपन एक शब्द समझते हैं। देखिए शब्द पूरे के पूरे आपकी प्रश्नवाली में यूज होंगे। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो ये जो आपने जो ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी ही है। अभी अपन आगे इसकी परिभाषा पूरी डेफिनेशन के द्वारा अपन देखेंगे विषय। तो ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी में यदि आप कोई सा भी पद लो, कोई सा भी लो, जैसे मैंने उंगली रखी 4 के ऊपर, तो इस 4 में से उसके आगे वाला पद घटा दो तो कितना आएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा। यदि मैंने उंगली 3 पे रखी तो 3 को मैंने आगे करा तो उसके पीछे किसको घटाना पड़ेगा, 2 को। फिर इस 2 को मैंने आगे किया तो किसको घटाना पड़ेगा, 1 को। यानी समझ में आया आपको। जो ये पहला वाला है इसे A1 कहते हैं, दूसरे वाले को अपन कहते हैं A2, तीसरे वाले को अपन कहेंगे A3 और चौथे वाले को अपन कहेंगे A4। 4 पद है आपके सामने यहाँ पर। उसी तरह नीचे वाली जो लिस्ट है उसमें से आप यदि A2 कौन है, A2 है 70, इसमें से आपको A1 घटाओ तो 70 में से 100 घटेगा तो आपका माइनस का 30 बचेगा। 40 में से भी आप 70 घटाओगे तो भी माइनस का 30 बचेगा। 10 में से 40 घटाओगे माइनस का 30 बचेगा। अभी आगे करके बताऊंगा, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दूसरे की यदि बात करें अपन यहाँ पर कि इस 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचा, 2। 5 में से 3 घटाओगे तो भी 2 बचा। 7 में से 5 घटाओगे तब भी 2 बचेगा। 9 में से 7 घटाओगे जब भी 2 बचेगा, और 11 में से 9 घटाओगे जब भी 2 बचेगा। उसी तरह यदि 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 5, 5, 5, 5। यदि यहाँ पर देखो 3 है तो 3 में से 3 घटाओगे तो 0, इस 3 में से 3 घटाओगे 0, इस 3 में से 3 घटाओगे 0। यानी कि आपने ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणियां है, क्योंकि इनके बीच की गैप जो है वो बराबर है। गैप को अपन ही कहते हैं, जो मैं गैप बोल रहा हूँ ना आपको, बीच का अंतर बोल रहा हूँ, उसी अंतर को कहते हैं सार्व अंतर। मतलब है कॉमन डिफरेंस। पूरी श्रेणी में जो एक कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ अंतर रहेगा, उस अंतर को अपन कहते हैं बच्चों सार्व अंतर। यदि कोई आपसे परिभाषा के रूप में सार्व अंतर की परिभाषा पूछ ले तो कैसे लिखोगे। तो देखिए मैंने परिभाषा लिख दी कि किसी भी अनुक्रम में या कोई भी समांतर श्रेणी है उसमें लगातार आने वाले पद है और उनके बीच का अंतर ही आपका सार्व अंतर है। देखो सार्व अंतर को बच्चों यहां से बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने जा रहा हूं अब, है ना। देखो सार्व अंतर को इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सार्व अंतर को इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, और यदि मुझे इसका सूत्र की बात करें ना, कभी कभी सार्वंतर का सूत्र पूछता तो सूत्र इसका निश्चित नहीं है बच्चों, है ना। क्यों निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना है, यदि आपने यहाँ पर 70 लिया, ध्यान दो 70 कौन सा है, दूसरा पद है, तो उसमें से उसके अगले वाला पद घटाना है, अगले वाला। यदि मैंने बोला A2 तो आपको घटा के क्या लिखना, A1। यदि मैंने बोला A3 तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, A2। यदि मैंने बोला A4, अपन एक कम करके कर दो काम, एक कम, बस उसमें दम, ठीक है। तो A4 तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, A3। मैंने बोला A5 तो माइनस करके आपको लिख देना A4। चलिए तो समांतर श्रेणी में जो आपका सार्वंतर है उसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, तो D इक्वल
यदि अपन ने A2 लिया है तो क्या घटाना पड़ेगा, A1 घटाना पड़ेगा। यदि D बराबरी पे मैंने A3 लिया है, A3 तो आपको घटाना पड़ेगा A2। यदि मैंने आगे A8 लिया है तो घटाना पड़ेगा A7। यदि मैंने D बराबरी पे A50 लिया है तो आपको घटाना पड़ेगा A49। समझ में आई बात आपको कि सार्वंतर क्या है कि जो भी अनुक्रम है उसमें आने वाले लगातार पद है उनको घटा लो। यदि मेरे A2 है तो A1 है तो सार्वंतर निकालने का तरीका यही है, यही सूत्र का यूज अपन एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, सार्वंतर समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब यहां पर आप इस लिस्ट में ध्यान से देखो, यहां पर यदि हम A2 में से A1 घटा रहे हैं, A2 में से A1 घटा रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस का, 3 में से भी आप 1 घटा 2 घटाओगे तो कितना जाएगा, प्लस का जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना जाएगा आपका, 1 आएगा प्लस का। लेकिन यहां पर आप घटाओगे A2 यहां पर देखो सूत्र के हिसाब से अपन काम करते हैं, इसको यहां पर सोल्व करता हूं मैं, D बराबरी पे A2 माइनस A1, ये सूत्र अपना। A2 का मान देख के बताओ, इसमें 70 है, माइनस करके कितना है 100, तो बताओ कितना आया, माइनस का 30 आया। देखो ध्यान से, तो पहले वाले में आपका जो आ रहा था वो मान आ रहा था धन में, दूसरे में आया आपका ऋण, और तीसरी बार यदि अपन ये लास्ट वाला 5वां देखोगे तो इसको सूत्र के रूप से यूज करोगे तो A2 माइनस A1, यहाँ पर 3 माइनस 3 तो कितना है बच्चों, 0। तो यहाँ पर सार्वंतर या तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। शून्य मतलब ना तो घटेगा ना जुड़ेगा, केवल शून्य ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट करके रखना, 1 नंबर में आता है कि सार्वंतर, देखो बच्चों मैं आराम से बता रहा हूँ, समय लगेगा, सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। पूरे नोट्स भी तो दूंगा, आपको घबराना नहीं है ना। चलो, सार्वंतर के बारे में आपका जो डाउट है कंप्लीट है कि डी से प्रदर्शित करेंगे, और कोई से पद बोलेंगे, यदि किसी ने बोला A5 तो अपने को माइनस कर देना उससे 1 कम, तो A5 बोलेगा तो माइनस करके लिख देंगे A4 बस। और कोई सी भी यदि समांतर श्रेणी रहेगी उसको चेक करने के लिए उसका सार्वंतर ही इंपोर्टेंट भूमिका निभाएगा। चलिए, इसके बाद में जो अगला शब्द है आपका है वो पदों की संख्या। अगला क्या है आपका, पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या बहुत सिंपल है। जो ये आपकी सूची भी काम होगा पूरा, है ना। मैं अंत में आपको शॉर्टकट में बता दूंगा, 1 मिनट में सब कुछ, अभी थोड़ा डिटेल तौर पर बता रहा हूँ, है ना। किसी बच्चे को ये सारी चीजें आती है तो वो आगे बढ़ सकता है और एक्सरसाइज पर पहुंच सकता है। पर मेरा मकसद क्या है बच्चों, मैं हमारे बच्चों को शुरुआत से लेके जाऊंगा तो हाई लेवल तक। समय लगता है, समय हर एक चीज में लगेगा, है ना। कोई आप जब जन्म लिया जब से अभी तक 10वीं में आने में कितने साल लगे, उसको समझदार हो तो भैया इस तरह का सब पार्ट की एक्सरसाइज जाने से पहले थोड़ा उसको बेसिक को नींव मजबूत कर दूंगा ना, तो डंके की चोट पर आप एक्सरसाइज वैसे उड़ा दोगे है। चलो, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या ये है बच्चों कि इसमें कितने पद है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और बाकी अपने को पता नहीं, डेस का मतलब है कि नहीं पता। तो ये जो पद है दिख रहे हैं यहाँ पर, यदि इसकी बात करें अपन ये चौथे वाले का, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पद है इसमें, 6 पद है। बाकी में अपन पहचान नहीं कर सकते, वो निकालने का तरीका अपन आगे सीखेंगे। तो ये जो पहचान करते हैं ना कि कितने पद है, कितने पद है, उसी को अपन बोलते हैं पदों की संख्या। सही में आया, पदों की संख्या क्या है कि समांतर श्रेणी में जो पद होंगे उनकी संख्या को ही हम पदों की संख्या कहेंगे जी। जिसे अपन किससे दर्शित करेंगे, तो अपन लिख देंगे श्रेणी में पदों की संख्या को ही
श्रेणी में पदों की संख्या जो है संख्या लिखेंगे ना अपन नंबर, उसको अपन पदों की संख्या कहेंगे। तो इसी परिभाषा तो कोई से तक अपन लिखने की जरूरत ही नहीं है। पर अपन यदि कहे पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो पदों की संख्या को n से दर्शाया जाता है। पदों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है, इसे, और आती भी नहीं परिभाषा है ना बच्चों, n से दर्शाया जाता है। अभी तक मैंने आपको 3 शब्द बताए। ए का मतलब है पद, डी का मतलब है सार्वंतर, और पदों की संख्या जो है कितने पद है, तो यहाँ पर ये जो है एन रहेगा, है ना। पदों की संख्या को एन से दर्शाएंगे। चौथा बिंदु जो है इसमें एक और आता है, जो कि वैसे तो आगे जाके अपना देखेंगे, अगले एक्सरसाइज में काम करेगा वो, लेकिन अभी देख लेते उसका शब्दों को भी समझ लेते। अंतिम पद, अंतिम जो पद होता है, कोई सी भी श्रेणी का आखिरी वाला पद होगा वही अपना अंतिम पद कहलाएगा। इसे हम ए एन से या फिर एल से, दोनों में से एक से प्रदर्शित करेंगे। किसी के प्रदर्शित करेंगे, ए एन या एल। समझ में आ गया आपको? इतनी चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं वास्तव में कि समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी बहुत ही सिंपल है कि जब कोई भी एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद के बीच में एक निश्चित सार्वंतर होता है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच में एक निश्चित अंतर होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर अपन समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखेंगे। अब समांतर श्रेणी पूछ लेता है ना, समांतर ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से, पूर्ववर्ती मतलब उसके आगे वाले पद से, पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित, ठीक है, निश्चित अंतर, ऐसी श्रेणी जिसके में प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि ये जो है इसमें प्रत्येक पद अपने अगले वाले पद से एक निश्चित अंतर तो रख रहा है। यहाँ तो रख रहा है 2, लेकिन यहाँ पर रख रहा है 3, फिर यहाँ आगे देखेंगे तो 2, फिर यहाँ आगे देखेंगे तो 3। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, है ना। प्रत्येक को घटाओगे ना उसके आगे वाले से, तो एक समान आना चाहिए। और इनमें सब में ये जो 4 5 है, वो या तो भले 0 आए, तो सब में 0 0 अंतर है। मतलब बीच की जो गैप है, यानी कि सार्वंतर बिल्कुल जिसमें समान है, उसे अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। सिर्फ शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं अपन कि ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर कैसा होगा, समान होगा, उसे अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए बात आती है जो मुद्दे की कि समांतर श्रेणी के प्रकार। बस अब अपना टॉपिक खत्म होने वाला है और एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब समांतर श्रेणी के प्रकार। देखो बच्चों, समांतर श्रेणी जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, समांतर श्रेणी जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक तो बोलेंगे अपन परिमित और एक बोलेंगे अपरिमित। तो परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी जाएगी अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित का मतलब क्या है, देखो यदि हम बात करें कि जिसमें अपने को आखिरी का पद दिखे, यदि पढ़ते पढ़ते जाओगे तो इसमें आखिरी का पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा। दूसरी लाइन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तीसरे सवाल में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 23 है, क्योंकि इसके आगे डेडेस नहीं होना चाहिए। भले बीच में डेडेस होगा, अंतिम तो पता है, अंतिम आखिरी में कौन है, 23 है। यहाँ पर दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है 30 है। तो ये जो जिसमें अंतिम पद दिखे, जिसमें अंतिम पद हो, उसे अपन कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी।
ठीक है। ये यहाँ पर क्या, जिसमें यदि परिभाषा लिखोगे तो ऐसी श्रेणी जिसका, ऐसी समांतर श्रेणी जिसका, जिसमें अंतिम पद हो, ठीक है, जिसमें अंतिम पद हो। और यहां पर अपन इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे कि जिसमें अंतिम पद ना हो। जैसे अपन यहां पर लिख सकते हैं, इसको अपन ने लिख भी दिया था 10, 5, 10, 15, 20, 25 खत्म। या फिर भले इसको अपन 1, 3, 5 डेश करके अपन लिख सकते हैं 11। ये अंतिम पद पता है इसमें, और इसमें इधर वाले में अंतिम पद अपने को पता नहीं रहेगा। अपने लिख दिया यहाँ पर, मान के चलो ये अभी का अपन ने ऊपर लिस्ट में लिख भी दिया 100, 70, 40, 10 डेश। यहाँ पर अंतिम पद नहीं है, ये डेश करके खत्म हो गया, तो उसे कहेंगे अपन अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब एक और बात बस, कोई भी यदि अपने को श्रेणी दी गई है, ध्यान दीजिएगा, है कोई भी अपने को सवाल दिया गया है, उस सवाल में यदि उसने बोला है आपसे, कि उसने बोला आपसे कि इसका दूसरा पद ज्ञात करो। देखो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे पहला पद की, A1 जो है बच्चों ध्यान देना है, A1 पहला पद ज्ञात करेंगे तो अपन लिखेंगे A, सूत्र बता रहा हूं पद का, पद निकालने का सूत्र, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, D का और A का हर जगह यूज होगा रे, है ना। तो A का जो है A1 है, तो A1 जो लिखा है बेटा यहाँ पर ऐसे के ऐसा जो लिखा है नहीं A, तो A लिख दो प्लस यहाँ जो लिखा है उससे एक कम D बोल दो। कितना कम D बोलो, एक कम D। यहाँ 1 लिखा है तो अपन लिख देंगे 0D, बोलो हाँ या ना, और उत्तर निकल कर आ जाएगा आपका A। इसलिए अपन A1 को A लिख सकते हैं। समझ में आई बात। A2 यदि मैंने कहा A2, तो A2 है तो मैंने A लिख दिया वैसे का वैसा। यहाँ पर 2 है तो अपने को कितना लिखना, एक कम D, यानी कि 2 है तो 1D। 3 रहता तो 2D, 4 लिखा रहता तो 3D, 5 लिखा रहता तो 4D, ठीक है। यदि 7 लिखा रहता तो 6D। तो यहाँ पर मैंने आप बोला A3 का फॉर्मूला बताओ, A3 का, तो A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D। यदि मैं कहूँ अब A10 का बताओ रे भैया, A10 का, तो A10 का तो A प्लस 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9D। यदि मैं कहूँ कि 20वां पद बताओ, 20वां पद, तो अपन 20वां पद बताएंगे तो A प्लस 19D। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये पद और सार्वंतर अपने को अच्छे से पता है कि सार्वंतर होता है D। यदि मैंने यहाँ पर लिखा A2 तो घटाना पड़ेगा अपने को A1। यदि D बराबरी पे लिखा अपन ने A5 तो घटा के कितना लिखना पड़ेगा A4। यदि D बराबरी पे मैंने लिख दिया A10, घटाना कितना पड़ेगा, एक कम। समझ में आ गया आपको नहीं आई। तो ये दो चीज जो है ना बेटा बार बार आएगी। अब चलिए बच्चों थोड़ा एक्सरसाइज पे चलते हैं, और कुछ जो बेसिक रहेगा और भी अपना सवाल के साथ अपन सीखते जाएंगे। मेरा उद्देश्य क्या है, आप समझते कि एक ही बार में आर पार, यानी एक ही बार में बिल्कुल दिमाग में ठुस जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, ताकि जीवन भर ना हटे। चलिए शुरू करते हैं और एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो देखिए अब एक्सरसाइज जो 5.1 है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है। यानी कि ये जो प्रश्न दिए गए पहले तो इनकी सूची तैयार करनी है अपने को, लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट तैयार करने के बाद में बताना है एपी है, और एपी है तो क्यों है एपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं कराऊंगा, मेरी जवाबदारी। अब आप समझ में पूरा नहीं आए तो भले वीडियो को छोड़ के चले जाना, अभी तक पहले एक प्रश्न पूरा देख लो, नहीं आए समझ में वीडियो को छोड़ के चले जाओ, भले कोई दिक्कत नहीं बच्चा, है ना। मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करा दिया बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। कितना रुपये है, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना रुपया है, 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हर एक किलोमीटर बढ़ेगा तो अपन लिस्ट तैयार करेंगे। तो पहला जो पद बनेगा वो पद क्या बना, देखो देखते से बताओ। पहला पद प्रथम किलोमीटर यानी कि पहला पद 15,
और 15 है तो उसमें हर एक में कितना जुड़ते जाएगा, 8 जुड़ते जाएगा। तो दूसरा पद क्या बनेगा, दूसरा पद बनेगा आपका 15 और 8 मिला के हो जाएंगे आपके 23। वो कैसे, अपन लिखते हैं इसको, सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया आपका है कितना है, ठीक है, अब 15 है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया, वही लाइन लिखी जो किताब में दी हुई है कि चूंकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, ये देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया उसने बोला है कि 15 रुपये भैया, और जो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है वो 8 रुपये। तो मैंने ये लिख लिया है ना। अब देखो ध्यान से, अब भैयू अपन ने अभी सीखा कि प्राप्त सूची, अतः अतः प्राप्त सूची। अब सूची बनाने के लिए थोड़ा सा रफ कार्य है ये, इसको मैं यहां पर कर देता हूं। देखो अपन ने अभी देखा सूची में पहले वाला पद, पहला पद कहलाता है प्रथम पद A1। तो A1 का तो अपने को पता ही है बच्चों, A1 को अपन A लिख सकते हैं। क्यों लिखा था, अभी मैंने बताया आपको है ना, ये चीजें यहाँ पर निकाल के ही देखो। A1 का अपन ने 0D करा था तो अंत में A आया था, और A कौन है अपना, डायरेक्टली प्रथम पद है। उत्तर A1 तो कितना आ गया, 15 आ गया है। फिर अपने को दूसरा पद चाहिए A2, सूत्र बोलो जल्दी से। A2 है तो यहाँ पर A प्लस 1 कम D यानी 1D हो गया, 2 लिखा तो 1D, 3 रहता तो 2D। तो A का मान बताओ, A का मान ये है, और ये जो दूसरा जो है 8 प्रति किलोमीटर के लिए सार्वंतर है, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका D हो जाएगा। तो बोलो A का मान है 15 प्लस 1 गुणित 8। देखो 15 और 8 करना 8 कितना आ गया, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। दूसरा पद भी आ गया। इसी तरीके से अपन तीसरा पद निकालते A3, बोलो जल्दी से। A3 है तो A प्लस 2D, आ रहा सूत्र समझ में। A का मान बताओ बच्चों, A का मान है 15 और प्लस 2 गुणित D का मान है 8। 8 दूनी हो गया है 16, और 16 और 15 कितना जाएगा, 5 और 6 11 हासिल आया एक, और ये आ गया आपका 31। ठीक है, इसी तरीके से अपन यदि चौथा पद निकालेंगे तो A4, 4 तक तो कम से कम निकालना है ना। A4 है तो A प्लस 3D, A का मान है वापिस 15 प्लस 3 गुणित D, D कौन है अपना 8 है। तो बोलो, और यहाँ पर 15 और 8 क्या हो जाएगा, 24, 5 4 9 और 2 1 3। तो भैया एक लिस्ट बनी जो अपन क्या करेंगे, 15 23 31 और 39 बन गई लिस्ट। तो अतः प्राप्त सूची जो है वो बनी आपकी 15, 23, 31, 39, अपडेटेड से आगे बढ़ा भी सकते थे अपन। समझ में आया कि नहीं आया, लिस्ट बनाना सीख गए आप। अब इस लिस्ट को अपने को चेक करना है, वो चेक करने का तरीका मैंने आपको अभी इससे पहले बता भी दिया था। देखो यहाँ पर कि डी से चेक होगा, सार्वंतर इनकी बीच की गैप यानी कि सार्वंतर समान है तो ये एपी है, और सार्वंतर समान नहीं है तो भाई साहब एपी नहीं है। तो चलिए यहां पर अपन अब सार्वंतर इनका चेक कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो डी इक्वल A2 में से क्या घटाएंगे, उसका आगे वाला A1। मैंने ट्रिक बता भी दी आपको, एक कम बोल देना है, सब में यूज करेंगे एक कम। यहाँ 2 लिखा था तो देखो 1D लिखा अपन ने, 3 लिखा तो 2D लिखा, 4 लिखा तो 3D लिखा था। अब यहाँ पे अपन ने A2 आगे कर दिया तो अपन को घटाना एक कम इसमें से, है ना। A2 कौन है, 23 है, 23 माइनस 15, तो 15 में से 16 17 18 19 20 21 22 23, 8 बच गया। देखो 6 ने 2 8। आगे बढ़िए एक और, D इक्वल, अब अगला क्या है, A2 हो गया। अब A3 से लो, A3 माइनस A2, बोलो भैया A3 कौन है, 31 माइनस 23, वापिस घटाओगे तो वही कोई फिल्म आएगी, 24 25 26 27 28 29 30 31, 8 बचा। D बराबरी पे A4 अब आ जाएगा, माइनस कितना करेंगे, अब A3 करेंगे। A4 क्या है, A4 आप देख के बता दो, 39 है, माइनस हो जाएगा आपका 31, वापिस घटाओगे तो 8 ही बचा। अब यहां पर क्या है, चूंकि सार्वंतर समान है, ध्यान दीजिएगा लाइन है, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए उपरोक्त सूची या ऊपर की जो सूची है ना,
इसलिए सूची एक एपी है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, जिसका सार्वंतर समान रहेगा। मतलब देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ठीक है भैया, समझ में आया है पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गई है इस कारण से, है ना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। चलो, है ना, चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके लिए एक अपने को बेलन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मान के चलिए ये बेलन है, ये बेलन है, और इसका कुल आयतन की हम बात करें तो ये V लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो? V क्योंकि आयतन में ही चलता है। तो हम लिखेंगे माना कि, बहुत ही सिंपल है ना, माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा, बेलन में कुल हवा की मात्रा A इक्वल, यानी प्रथम पद है V। अब पहली बार निकाली गई तो अब अपन एक सूची बनाएंगे। तो पहली बार जब निकलेगी, पहली बार 1/4 भाग बाहर निकल रहा है उसमें से, ना, पहली बार 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष बची हवा। ठीक है, तो ये हवा का हवा में आयतन रहेगा ये 1/4 हिस्सा। तो यदि अपन सीधी सी बात है शॉर्टकट में बताऊं आपको, तो आपको A2 में फॉर्मूला क्या लगाना है, जो ये आयतन है पूरा, ये तो V लिखना ही लिखना है, माइनस करके इस 1/4 में V का गुना कर दो, 1/4 में V का गुना कर दो, तो ये बनेगा V/4। बस हर बार क्या करना है, ये V-4 अपने को घटाते रहना है। क्या करोगे? तो भैयू यहां पर अपन कर देंगे V/4। जल्दी से बोलो, 4 का इधर गुना करा तो 4V - V/4 कितना आ गया है? 3V/4। तो ये हो गया आपका दूसरा पद। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब जब तीसरी बार लिखेंगे इसी तरह अपन जब तीसरी बार लिखेंगे A3, क्या लिखेंगे? A3। ठीक है, तो A3 लिखेंगे तो यहां पर अपने को V तो लिखना है, ये अगला पद है 3V/4 माइनस ये जो है इसी हिस्से में 1/4 का गुना कर दो। जैसे अपन 1/4 निकला था नहीं, तो अपन 1/4 का गुना करा था। अब कितना को गुना करना है इस 1/4 में? 3V/4 का। तो करो, कितना आएगा? जल्दी से करो, तो हो जाएगा 3 × 3 और 3V/4 चौको 16। यानी सिंपल सा फंडा है कि यहाँ देखो, यहाँ 1/4 ही निकला था, तो ये V है जो V का गुना करा किसमें? 1/4 में। अब उत्तर आया कितना? ये 3V/4। अब ये 3V 1/4 के साथ में 1/4 का तो गुना करना ही अपने को, 3V/4 के बट्टे में, है ना। जो उत्तर आए नहीं, ये उसके साथ अपने को 1/4 का गुना कर देना है और वो घटा दो उसी उत्तर के साथ में से। तो ये कितना आया अपना? यहां से देखो ध्यान से, यदि हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? एलसीएम तो 16, एलसीएम 16, 4 चौको 16, 4 त्या हो गया 12V माइनस 16 करना 16 ने कि 3V घट गया। उत्तर कितना है? 9V/16। अब यहाँ पर प्राप्त जो सूची है, वो प्राप्त सूची क्या है? A1 तो ये है, ये V, A1 क्या है? V है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा प्राप्त
वैसे एग्जाम में नहीं आता है ना, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इतना घबराओ मत। प्राप्त सूची, प्राप्त सूची क्या है हमारी, बोलो जल्दी से। एक तो है v कोमा 3v/4 कोमा 9v/16 और डेडेस। अब ये सूची तो प्राप्त हो गई, अब इसको अपन सारवंतर चेक कर लो। सारवंतर चेक करने का तरीका है a2 में से a1 घटा लो, तो a2 कौन है 3v/4 माइनस v, करो जल्दी से। इधर जैसे करोगे तो 3v माइनस 4v/4, तो 4 में से एक गया तो माइनस का यहाँ पर 1v/4 बचा, बचते ही। अगला देखो d बराबरी पे a3 माइनस a2, a3 कितना है 9v माइनस 16 माइनस आ जाएगा आपका 3v और बटे में है 4। एलसीएम लेंगे जैसे बच्चों इसका, तो एलसीएम लिया तो कितना आया इसका 16 और 9v तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और 4 चुको 16, 4 का गुना करें 4 दिया 12v, तो 9 में से 12 नहीं, 12 में से 9 गया तो कितना बचा अपना 3v बचा, माइनस का 3v/16। अब देखो सारवंतर दोनों का सेम है क्या, नहीं है, इसलिए अपन लिख देंगे चूंकि सारवंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची एक एपी नहीं है। समझ में आ गया भैया, ठीक है। तो यहां से अपन बहुत ही सिंपल, देखो क्या किया अपन ने, सवाल को देखो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा वो, देखो क्या करा अपन ने कि देखो बेलन में कुल हवा है ना, जो ए उसको अपन ने एक नहीं माना, वी मान लिया, वी क्यों, क्योंकि हवा में जो रहेगा आयतन में मापे अपन हवा को, ठीक है, तो ये वी माना लिया। अब जब ये तो पहला पद बन गया, अब दूसरा पद निकालना, दूसरा पद, दूसरा पद जो है नहीं, जो भी ये उत्तर आए, उत्तर कौन आया अपने पास में, पहला वाला v आया, तो इस v के साथ 1/4 का गुना कर दो। फिर से बोलूं, इस v के साथ में 1/4 का गुना करा, v/4 आया, बस इस v/4 को इस v में से घटा दो। पहले जो उत्तर आया ना, मतलब फिर से सुनो बात को, जो भी उत्तर आया v आया, बोलो हाँ, इस उत्तर के साथ अपन ने 1/4 का गुना कर दिया, कितना आया v/4 आ गया उत्तर। बस अब इस v/4 को जो उत्तर आया था ना उससे घटा दो, बस अगला पद निकलना जाएगा। तो ये घटाया अपन ने, देख लो यही किया इसमें। अब ऐसा करके उत्तर कितना आया, बोलो जल्दी से, उत्तर आया 3v/4 आया उत्तर यही। अब फिर से इसमें 1/4 का गुना करना अपने को, करो गुना, तो अपन करेंगे 3v/4 चुको 16, बस इसी उत्तर के साथ इस ये जो उत्तर आया उसको हटा दो, तो यही किया, देख लो, ठीक है भैया, a3 आ गया, सिंपल है। फिर भी समझ में नहीं आया तो किसी एक सेपरेट वीडियो में और अलग से समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा कर करके आ गया तीसरा पद तक। तीसरा पद बनाने में सारवंतर चेक कर लिया, सारवंतर चेक करा तो भैया एपी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये है। 1 मीटर की खुदाई कितनी, 150, उसका बाद में अपन जब खोदेंगे तो हर एक बार 50-50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है ये। तो पहला पद क्या बन जाएगा आपका 150, तो 150 के बाद में फिर 50 जोड़ो 200, फिर 200 में फिर 50 जोड़ेंगे 250, 250 में फिर 50 जोड़ोगे 300, चलती रहेगी प्रक्रम। तो बस बहुत ही सिंपल है, इससे सरल सवाल नहीं मिलेगा आपको, है ना। और एपी भी है ये, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्येक पद में 50-50 का अंतर रहेगा। चलिए तो शुरू करते, कैसे एग्जाम में आएगा तो करोगे। चूंकि प्रथम मीटर या पहले मीटर की खुदाई में लागत कितने रुपए लगे, पहले खुदाई में 150 रुपये। अब ये जो पहली लागत है इसी को अपन A1 कहेंगे। तो दूसरा पद A2 बराबरी पे कितना जाएगा, A2 में आ जाएगा 150, और हर बार कितना बढ़ा रहा है वो 50 बढ़ा रहा है, तो 200 गया। A3
A3 में फिर 200 में कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे, कितना आ गया 250। फिर अब बस आगे ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। A4 वही चीज है, तो 250 में कितने जोड़ देंगे, फिर 50 जोड़ देंगे, तो 300 आ रहा है। तो प्राप्त सूची, अतः प्राप्त सूची, प्राप्त सूची है आपकी, एक तो 150 से शुरू होगी लिस्ट, ये क्योंकि यही A1 है। 150, 200, 250 और 300, इसी तरह डेली चलती रहेगी। अब सारवंता चेक कर लो, इसका सारवंतर तो भाई 50 ही है, वो तो सिंपल सी बात है, पर अपन चेक करेंगे, फिर भी दर्शाना तो पड़ेगा। A2 है 200 माइनस 150, आया कितना 50। फिर D बराबर ये पे लिखेंगे, यदि A3 लिखा आगे तो कितना घटाना पड़ेगा, A2 घटाना पड़ेगा, कितना आया ये, बोलो जल्दी से। तो A3 है आपका 250 में से 200, कितना आया 50। फिर एक बार और D बराबर ये पे चेक करो, D बराबर ये पे आपका जाएगा 300, A4 माइनस A3, A4 का मान है आपका 300, इसमें से 250 कट जाएंगे, कितना जाएगा 50 आ जाएगा। अतः यहाँ चूंकि सारवंतर क्या है, क्योंकि सारवंतर समान है, इसलिए सूची एक AP है। आंसर ठीक है भैया, बहुत सिंपल था ये सवाल तो, है ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इससे अपन कर लो। सूची प्राप्त करी, फिर इसके बाद में ये यहां से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। हर साल मतलब 8% की दर है, और समय आपका 1 वर्ष साल का हो जाएगा। चलिए बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद जो है ना, जो राशि दी हुई है ना आपकी, वही है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे अपन प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की जो राशि है ना, वही आपका A1 रहेगा। कितना दिया है वो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 रुपये है ना। दर कितनी दी है अपने को, दर दी है 8%, समय 1 वर्ष, ठीक है। अब यदि अपन ब्याज करें, ब्याज निकाले, तो पहले साल का तो हो गया यही। अब दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब दूसरे वर्ष का ब्याज बनेगा आपका, देखो मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन कितना आपका 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 जीरो लगानी है ना। 8% है, समय है आपका 1, और बटे में कितना जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 का 100 में गुना किया तो कितना आया 800 रुपये। ये क्या है आपका ब्याज बना। तो दूसरे साल की राशि कितनी हो गई, देखो पहला साल में ब्याज ना पैसा दिया किसी को, तो दूसरे साल में वो कितना बन गया 10,000, तो यही सही, वो 800 रुपया ब्याज, तो कितना बन गया 10,800। तो यहां पर अपन लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। अब ये दूसरे वर्ष की जो राशि है वही आपकी A2 बनेगी। तो 10,000 तो थे ही सही, प्लस 800 कितना बन गया 10,800। अब इसी तरीके से तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, अब ब्याज बनेगा तो मूलधन कौन सा बनेगा 10,000 नहीं, अब इतना है 10,800 गुणित दर है आपके वही 8, 1 और बटे में 100, ठीक है। यहां से जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका खत्म, भाग देंगे तो मतलब, और 8 का गुना करेंगे 8 8 या 64, भाग में जिसकी 0 होगी तो ये 64 है, और 8 करना 864 रुपये ब्याज बना दूसरे साल का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो
तीसरे साल की राशि है, तीसरे साल की राशि, इसका नाम है A3। A3 का क्या जाएगा आपका A+2D, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। A3 का जाएगा आपका यहाँ पर 10,800 तो थी इसी, 10,800 प्लस 864, ठीक है। 4 का 4, 6 का 6 और 8 ने 8 16, हासिल आया 1, 10 1 हो गया ना, ये 11,664। अब उपरोक्त आता है प्राप्त सूची। प्राप्त सूची बोलो, पहली आपकी आई थी 10,000 A1, फिर 10,800 और फिर आपका 11,400 664। तो क्या बनी आपकी 10,000, फिर कोमा करेंगे अपन 10,800, फिर 11,600 और डिटेल्स अपन कितने भी आगे कर सकते हैं। अब सार्वंतर चेक कर लो, सार्वंतर समान है तो AP है, नहीं तो नहीं है। तो सार्वंतर चेक करने का सूत्र क्या है, D बराबर E पे A2 माइनस A1। A2 बताओ देख के, तो A2 ये है 10,800 माइनस 10,000 रुपये, तो आपका खाली 800 रुपये बचे, वो तो बाकी ब्याज ही बचेगा ऊपर का ये जो D बराबर पे। अब अगली बार क्या है, A3 माइनस A2, बोलो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है आपका 11,664 माइनस कितना जाएगा 10,800, ठीक है। तो ये 4 ऐसे ऐसे ही और ये 6 भी ऐसे ऐसे ही और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, बाकी 10 में से 10 गए 864। यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 864 है, तो अपन लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए दी गई यह प्राप्त सूची एक AP नहीं है। समझ में आया है आपको? ये आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में ये यहाँ पर है और ये अंत में इतना करने के बाद में ये आपको लास्ट वाली लाइन लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने क्या किया, जो एक्सरसाइज आपकी 1.5.1 थी, ये इसके क्वेश्चन पहले के कर लिए। अब दूसरे क्वेश्चन में अपन दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, इसका दूसरे के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तीसरे के कर लेंगे, फिर अपन चौथे के क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे बढ़िया से। आप तो चिंता मत करिए, मैं टुकड़े टुकड़े में करूंगा आपको ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।